हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अडा स्कूल चैनल। स्वागत है आप सबका फिजिक्स ऑफ फीलिया सीरीज में पार्ट नंबर 3। आज हम करने वाले हैं मोशन एंड अ प्लेन चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपने पिछले दो सीरीज यानी कि इससे पहले जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आया था जिसमें मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट एंड मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करवाया था, आपने उसको देखा है। अगर नहीं देखा है तो जाइए जाकर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, क्योंकि ये इंटायर इस सीरीज में आपको प्यार होने वाला है। किसके साथ? फिजिक्स के साथ। सो चलिए बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं, हम एक बार सेशन को शेयर कर देंगे विद द मैक्सिमम पीपल सो दैट कि सबको पता चल जाए कि आज हम प्यार करने वाले हैं किससे? मोशन है ना, प्लेन से। एंड लाइक कर दें जरूर से। तो लेट्स बिगिन विद द सेशन मोशन एंड अ प्लेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू। सो पहला क्वेश्चन आने जा रहा है इस सीरीज का आपके सामने। आपको टाइम दिया जा रहा है, आप इसको ट्राई कीजिए और चैट बॉक्स में जरूर से आंसर कीजिएगा क्या है इसका आंसर। इफ अ पर्सन कैन थ्रो, एंड प्लीज बेटा एक अलग से रजिस्टर लगा लीजिए जिसमें इस सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं आप उसको अच्छे से नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्या बोल रहे हैं? इफ अ पर्सन कैन थ्रो अ स्टोन टू अ मैक्सिमम हाइट h मीटर्स वर्टिकली, ठीक है। एक पर्सन है वो स्टोन को थ्रो कर सकता है मैक्सिमम कितनी हाइट तक? h हाइट तक वर्टिकली थ्रो कर रहा है। देन द मैक्सिमम डिस्टेंस थ्रू विच इट कैन बी थ्रोन हॉरिजॉन्टली बाय द सेम पर्सन इज, यानी कि सेम पर्सन अगर वर्टिकली h हाइट तक लेकर जा रहा है तो बेटा हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर अप होगा। एंड आपको रिलेशनशिप करवा रखा है r एंड h के बीच का, तो उसी रिलेशनशिप से आपको आंसर फाइंड करना है। आई होप बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पर ऑलरेडी इसका आंसर फाइंड कर लिया होगा। द आंसर इज 2h, 2 टाइम्स ऑफ h। आपको पता है कि मैंने आपको एक ट्रिक सिखा रखी है, दैट इज टॉर्च ट्रिक। अगर आपने इसको नहीं देखा तो अड्डा नीट 24/7 पर जाकर जरूर से बेटा ये टॉर्च ट्रिक सीखिएगा। यहाँ पर इस ट्रिक के हिसाब से हम यहाँ पे 3 फॉर्मूलाज लर्न कर लेते हैं, टाइम ऑफ लाइट का, रेंज का एंड हाइट का, ठीक है। हम यहाँ से 3 फॉर्मूलाज लर्न कर लेते हैं जिसमें मैंने आपको जर्नी ऑफ 2 पढ़ाया था, जर्नी ऑफ 2 पढ़ाया था। फॉर्मूलाज लिखवाए थे, फॉर्मूलाज कैसे याद करने हैं वो सिखाए थे, ठीक है। तो बेटा अगर मैं मैक्सिमम हाइट पूछूं तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आपके पास u²/2g होता है, राइट। यहाँ से हमारे पास u² की वैल्यू कितनी आ गई? 2 × g × h आ गई। बेटा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अगर हम बात करें तो वो होता है r, है ना। r क्या होता है अपने पास फॉर्मूला? u² sin of 2 थीटा डिवाइड में g। जब हमको इसको मैक्सिमम करना है बेटा, इसको मैक्सिमम करने का मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। सो इन दैट केस आपके पास r max की वैल्यू क्या आ गई? u² डिवाइडेड बाय g। तो बेटा आप देख सकते हैं h की वैल्यू आपके पास u² डिवाइडेड बाय 2g आ रही है, r max की वैल्यू आपके पास u² डिवाइडेड बाय g आ रही है। तो कैन आई से दैट r max इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ h, ठीक है। r max इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ h, राइट। सो यहाँ से आपके पास रिलेशनशिप निकल के आया दैट बेटा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जिसको हम कुछ और नहीं रेंज का नाम देते हैं, that will be equals to 2 times of the maximum height. I hope this question is crystal clear to everybody here present in the class. Let's move on to the second question of the series. सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेकेंड क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है आपसे कि दो स्टोन्स हैं, एक दूसरे के ऊपर नहीं मार रहे, ठीक है। दो स्टोन्स हैं जो कि प्रोजेक्ट किए गए हैं फ्रॉम द सेम स्पीड। इनकी स्पीड क्या है? इनकी स्पीड है सेम, इनिशियल स्पीड सेम है, बाय मेकिंग डिफरेंट एंगल्स। एंजल्स नहीं है, एंगल्स है, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, एंगल्स विद द हॉरिजॉन्टल। अब वो बोल रहे हैं दो स्टोन्स है बेटा, प्रोजेक्ट किए गए हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर प्रोजेक्ट किए गए हैं, ठीक है। देयर हॉरिजॉन्टल रेंजेस आर इक्वल। ओ माय गॉड, यहाँ पे क्या हमको एक क्लू मिला? जी हाँ, हॉरिजॉन्टल रेंजेस आर इक्वल। बेटा हॉरिजॉन्टल रेंजेस किन की इक्वल होती हैं? यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हॉरिजॉन्टल रेंजेस इक्वल होती हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, ठीक है। यानी कि दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आता है उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, और ऐसे एंगल्स का आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन स्टोन इज गिवन टू यू एज π/3। एक स्टोन का प्रोजेक्शन एंगल कितना गिवन है? π/3 गिवन है। दूसरे स्टोन का प्रोजेक्शन एंगल क्या आप फाइंड कर सकते हैं? दूसरे स्टोन का प्रोजेक्शन एंगल क्या आप फाइंड कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, अगर दो स्टोन का मिलाकर प्रोजेक्शन एंगल बेटा आपके पास 90 डिग्री गिवन है तो एक स्टोन का प्रोजेक्शन एंगल आप फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अगर दूसरा का गिवन है तो दूसरे पहले का आप फाइंड कर सकते हैं। फिर आपको बोला एंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय इट्स इज 102 मीटर, देन आपको मैक्सिमम हाइट रीच बाय द अदर इन मीटर्स निकालना है। वेरी सिंपल है बेटा, आपको पहले हाइट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? जिसने टॉर्च कंसेप्ट मेरे से पढ़ा है
ये ट्रिक सीखा है वो इजीली मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लिख डालेगा, दैट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है मैम, ठीक है। इसमें बेटा एक थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, पाई बाय 3, और जो दूसरा स्टोन है उसकी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, पाई माइनस ऑफ पाई बाय 3, ठीक है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा इन द सेकंड केस। दोनों की थीटा की वैल्यू आ गई, एक की हाइट की वैल्यू गिवन है, दूसरे की हाइट की वैल्यू आपको निकालनी है। यू दोनों के केस में सेम है, जी दोनों के केस में सेम है। बेटा आप क्या करेंगे, सिंपली इनको डिवाइड करेंगे, रेशियो लेंगे, आपके पास आंसर 34 आ जाएगा, ठीक है। पहले आप दूसरे का एंगल फाइंड अप कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जो आपको पाई बाय 3 गिवन है, पाई बाय 3 इज व्हाट, एक्चुअली पाई की वैल्यू इज 180 एंड पाई बाय 3 जब सॉल्व करोगे तो 60 आएगा। अब दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेटा कैसे फाइंड कर सकते हैं, दोनों का सम 90 आना चाहिए। एक एंगल अगर 60 है तो दूसरा कितना होगा, 30 होगा, बोथ का सम 90। सो दूसरा एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री है। मैक्सिमम हाइट एक की आपको 102 दे रखी है। फॉर्मूला में आपको क्या पुट करना है, यू नीड टू डू व्हाट इज, आपको फॉर्मूला में साइन ऑफ यहाँ पे होता है बेटा जी क्या, थीटा। एक बारी थीटा की वैल्यू 60 पुट करनी है, दूसरे में थीटा की वैल्यू क्या पुट करनी है, 30 पुट करनी है। ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 90 डिग्री आएगी, ठीक है। आपने यहाँ पे दोनों हाइट्स की वैल्यू जो है, मैक्सिमम हाइट्स जो है वो सॉल्व कर लिया। बेटा उसके बाद क्या लेना है, इसका रेशियो लेना है। वंस यू विल टेक द रेशियो यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ H2 एज व्हाट, 34 मीटर्स। आ गया सबका, इज इट क्लियर, इज इट सीसी टू एवरीबॉडी, इज इट सीसी टू एवरीबॉडी। लैकिंग एंड शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए। फिजिक्सोफीलिया में हमारा मेन मोटिव क्या है, ये फिजिक्स को ना एकदम फोड़ना है यार, है ना। बहुत परेशान किया है इसने मुझे भी, जब मैं 11th और 12th क्लास में थी तो इसको मैंने तभी से ना ऐसा एनिमी लुक दिया था ना कि यार मैं तो ना इसको फोड़ दूंगी। तो आई होप कि तुम्हारे अंदर भी वो चीज है, तो तुम इसे डरा मत करो, ठीक है। अब तो खैर मुझे प्यार हो गया है फिजिक्स से, तुमको भी इवेंचुअली हो जाएगा जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जब एक बॉडी मूव करती है सर्कुलर पाथ में, नो वर्क इज डन बाय द फोर्स। सिंस जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है तो कोई भी वर्क नहीं किया जाता फोर्स के द्वारा, क्यों, व्हाई। ओके, वर्क डन क्या रहता है, इफ आई आस्क यू वर्क डन क्या रहता है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वर्क डन इन अ सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन है, दिस इज द सेंटर ओ, दिस इज द सेंटर ओ। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में तो बेटा यहाँ पर इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, दिस विल बी द वेलोसिटी वेक्टर। फोर्स कैसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है बेटा, द एंगल बिटवीन द टू इज व्हाट, 90 डिग्री, राइट। द एंगल बिटवीन द टू इज 90 डिग्री, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। या फिर बोल सकते हो आप डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं ओवरऑल बात करूं हमेशा कैसे शो करेंगे, अलोंग द टेंजेंट शो करेंगे। दिस विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, दिस विल बी द सेंट्रीपिटल फोर्स जो इसको गोल गोल घूमने देगा। ड्यू टू दिस फोर्स ये गोल गोल घूमेगा। बेटा आपके पास वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में यहाँ पर एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस आता है। तो यहाँ पे बेटा वर्क डन इसलिए क्या रहता है, जीरो रहता है, ठीक है। सो बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या रहते हैं, परपेंडिकुलर रहते हैं। सो इन दैट केस सर्कुलर पाथ में जो बॉडी मूव करती है तो उसका वर्क डन की वैल्यू क्या आती है, वर्क डन की वैल्यू आती है जीरो, ठीक है। वर्क डन की वैल्यू क्या आती है, वर्क डन की वैल्यू आती है जीरो। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, जस्ट रीड द क्वेश्चन। Consider a vector f vector given to you as 4 I cap minus of 3 j cap. Another vector that is perpendicular to f vector is, okay, f vector given है और f vector जो given है वो given है 4 I cap minus of 3 j cap। आपको बताना है इसके परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होगा। ओके, परपेंडिकुलर मींस व्हाट, 90 डिग्री, राइट। परपेंडिकुलर से क्या मतलब समझ में आता है, 90 डिग्री समझ में आता है। बेटा अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आप क्या बोलोगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 90 डिग्री। अगर ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, है ना। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है तो हमारे पास फॉर्मूला ये आएगा। बेटा cos ऑफ 90 की वैल्यू पुट करूंगी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। अब इसके साथ हम जो ऑप्शंस में दिए गए हैं
उनका अगर डॉट प्रोडक्ट लें और आंसर हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है, दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस, ये हम बोलेंगे। बेटा देखिए यहाँ पे एफ वेक्टर आपके पास ये गिवन है, आपको बोले अगर फर्स्ट ए पार्ट की अगर हम बात करें, ए पार्ट की अगर हम बात करें, अनदर वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू एफ, बेटा आई और जे, इसमें भी आई और जे है, तो आई डॉट आई और जे डॉट जे तो हमको वैल्यू देता है, दैट इज नॉट इक्वल टू 0, आई डॉट आई is not equal to 0, similarly j dot j is not equal to 0, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम बी ऑप्शन की तरफ चले, बी ऑप्शन को चेक करें, बेटा इसके ऊपर क्या पाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन को अगर हम चेक करें तो बेटा बी ऑप्शन में साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या है, के कैप है। अगर मैं एफ वेक्टर डॉट ऑफ दिस 6 के कैप लूं तो 4 आई कैप माइनस ऑफ 3 जे कैप डॉट ऑफ 6 के कैप हो जाएगा। बेटा डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करो, 0 प्लस ऑफ 0, क्यों, I dot k is 0, j dot k is 0, so this will be the right answer। समझ में आया, परपेंडिकुलर होना चाहिए किसके, इस एफ वेक्टर के, तो डॉट प्रोडक्ट जिस केस में 0 आ जाए तो मतलब वो दो वेक्टर्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, बी ऑप्शन आएगा, समझ में आ गया सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पढ़िए क्वेश्चन को, जरा एनालाइज कीजिए, क्या बोल रहे हैं समझने की कोशिश कीजिए। अगर बोले कि फोर्स इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन, फोर्स इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन वेयर के इज द पॉजिटिव कांस्टेंट, वेयर के क्या है, के है पॉजिटिव कांस्टेंट, वेयर के क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है जो कि एक्ट कर रहा है ऑन अ पार्टिकल विच इज मूविंग इन अ एक्स वाई प्लेन। पार्टिकल कौन से प्लेन में मूव कर रहा है, पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में। स्टार्ट कहां से हुआ है, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। The particle is taken along the positive x-axis to the point a, 0। पार्टिकल को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से चलाकर कहां पर लेकर गए हम, a, 0 पर लेकर गए, ठीक है, एक्स एक्सिस पर चले, एंड देन पैरेलली टू द y एक्सिस टू द पॉइंट a, a। y एक्सिस में पॉइंट क्या है हमारे पास, a, a। The total work done by the force on the particle is। अब यहां पर आपको वर्क डन पूछा गया है कि कितना होगा टोटल फोर्स के द्वारा, फोर्स जो लग रहा है उसके कारण वर्क डन कितना होगा। बेटा वर्क डन क्या होता है बोलो तो, शाबाश, सी ऑप्शन आया सबका। वर्क डन क्या होता है, हम सिंपली वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, बोलो, हम सिंपली वर्क डन को एफ डॉट आर लिख सकते हैं, राइट। अब जहां पे अगर मैं फोर्स की बात करूं, फोर्स का एक्सप्रेशन तो गिवन था। अब ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें डी वेक्टर की वैल्यू मिलेगी। डी वेक्टर की वैल्यू कैसे मिलेगी मैम, हाउ कैन वी फाइंड डी वेक्टर की वैल्यू, ओके नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो बेटा, एक्स के पास हमारे पास दो कंपोनेंट है, ठीक है, एक्स के पास हमारे पास दो कंपोनेंट है, और जे के पास हमारे पास कितना कंपोनेंट है बेटा, वन कंपोनेंट, दैट इज ए ओनली, ठीक है। जे के पास वन कंपोनेंट है, दैट इज ए ओनली। एक्स के पास दो कंपोनेंट है, ए एंड डी। कैसे चलेंगे देखिए, कैसे चलेंगे देखिए, यहाँ पे acts on a particle moving in a xy plane starting from the origin, then the particle is taken along the position x axis to a point of a, 0 and यहाँ पर y में बेटा पॉइंट है a, a, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड कर लेंगे इजीली। यहाँ पे यू कैन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम दिस केस। सो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा बेटा, यहाँ पे ए आई कैप प्लस ऑफ ए जे कैप माइनस ऑफ ए आई कैप, ठीक है, माइनस ऑफ ए आई कैप। ये नेगेटिव साइन समझ में आ रहा है सबको। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली r2 माइनस ऑफ r1 लेंगे हम, ठीक है, r2 माइनस ऑफ r1 लेंगे। अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने जाऊं बेटा, इसका r वेक्टर लिखने जाऊं मैं, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, ए आई कैप प्लस ऑफ ए जे कैप, राइट। r1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, जो इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, r1 को हम किस डायरेक्शन में लिख सकते हैं,
इस डायरेक्शन में ए आई कैप लिख सकते हैं। अब आर जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो बेटा वो कैसे फाइंड करेंगे, आर टू माइनस ऑफ आर वन करके, ठीक है। आर टू माइनस आर वन करके आप आर वेक्टर तक पहुंच जाएंगे। वंस यू रीच द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर, वंस यू रीच द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर, बेटा फोर्स आपके पास ऑलरेडी गिवन था, फोर्स ऑलरेडी गिवन था, वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, एफ डॉट आर करके। इन दोनों का क्या ले लेंगे, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जब लेंगे तो हमारे पास एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे तो आई कॉम्पोनेंट कैंसिल हो गया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल जे की साइड में हो रही है। और फोर्स में जो आई और जे दो कंपोनेंट्स हैं, जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जे डॉट जे की वैल्यू आएगी, जे डॉट जे की वैल्यू आएगी। तो फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव का साइन के और साथ में बेटा ए का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ के इंटू ए का स्क्वायर। याद रखिएगा, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है दैट आई डॉट जे इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज I cap is the unit vector along x axis, j cap is the unit vector along y axis। बेटा जब हम x axis और y axis के unit vectors को कंसिडर करते हैं, उनके बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। एंड इफ द एंगल इज 90 डिग्री देन इन दैट केस द आंसर विल बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट, स्ट्रेट फॉरवर्ड 0, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जस्ट रीड इट आउट। A projectile can have the same range for two angles of projection. Okay, एक projectile है जिसका same range आ सकता है दो एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंगली। सेम रेंज कब आता है, जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो। मैं बार बार एक चीज आपको बोल रही हूँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस में, कि सेम रेंज कब आता है, जब आपके पास कैसे एंगल्स हो, कौन से एंगल्स हो, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, जब आप थीटा 1 प्लस थीटा 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। फिर बोले if t1 and t2 be the times of light in the two cases then the product of the two times of light is directly proportional to what, ठीक है। चलिए यहाँ पे कुछ बड़ी बात नहीं है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं बेटा, सबसे पहले तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बोलो, 2u sin थीटा डिवाइड में g, दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट। टॉर्च कंसेप्ट से अगर सीखोगे ना तो बहुत जल्दी सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे, मैंने ट्रिक बताई है उसमें, ठीक है। 2u sin थीटा बाई जी। अब बेटा 2u sin थीटा बाई जी में एक एंगल तो थीटा है, दूसरा एंगल क्या लेंगे बताओ, दूसरा एंगल हम क्या लेंगे, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग की तो हमारे पास रेंज सेम होती है, ठीक है। सो उन्हीं के कॉरस्पॉन्डिंगली अगर मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट कंसिडर करना है तो एक थीटा लेंगे, दूसरा 90 माइनस थीटा लेंगे। बेटा ये 90 माइनस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कॉस ऑफ थीटा के बराबर, राइट। T1 और T2 इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, ठीक है, T1 T2 को करो मल्टीप्लाई। वंस यू विल मल्टीप्लाई T1 एंड T2, once you will multiply T1 and T2, आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू 2 कॉस थीटा जी का स्क्वायर, ये आ गया। अब बेटा देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को मैं साइन 2 थीटा लिख सकती हूँ, हाँ या ना। डिवाइड में क्या आ गया, जी आ गया, डिवाइड में क्या आ गया, जी आ गया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा यहाँ पे सॉरी डिवाइड में जी स्क्वायर आ गया, अब क्या इस T1 T2 को मैं रेंज की फॉर्म में लिख सकती हूँ, क्या मैं इस T1 T2 को रेंज की फॉर्म में लिख सकती हूँ, देखते हैं। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, टॉर्च कंसेप्ट से रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज, दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेंज। अगर मैं T1 T2 का मल्टीप्लिकेशन देखूं बेटा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, तो मैं इसको 2r बाई जी लिख सकती हूँ। क्या T1 T2 का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 2r बाई जी के बराबर आ गया, और अगर T1 T2 का मल्टीप्लिकेशन 2r बाई जी के बराबर आ गया, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 प्रोडक्ट ऑफ T1 T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आपके पास सोल्यूशन भी है, बाकी मैम ने भी आपको सोल्यूशन करवा दिया। आई होप समझ में आ गया है बेटा। सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी यहाँ पे ऐसा दिया हो आपको कि रेंजेस इक्वल हैं, तो रेंजेस इक्वल का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या होता है, आपके पास एक एंगल थीटा तो दूसरा एंगल 90 माइनस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट्स लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, रेंज को उसके फॉर्मूला में ढूंढने की कोशिश करो, आपके पास आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपको फाइंड करना है। चलिए करिए फाइंड जल्दी से, शाबाश। ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर फाइंड करना है।
दिवाली की छुट्टियों में ना यूजुअली बच्चे ऐसे करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, पर बेटा ऐसे छोटे छोटे सेशंस आपके लिए इसीलिए प्रोवाइड करवाए गए हैं ताकि दिवाली की छुट्टियों को भी आप व्यर्थ ना करें। जब ऐसा नहीं मैं बोल रही कि एंजॉय मत करो, एंजॉय करो, है ना, शाम के टाइम पे फुल ऑन मस्ती एंजॉय करो, बट डे टाइम को ऐसे यूटिलाइज करो कि तुमको बाद में ऐसा गिल्ट वाली फीलिंग ना आए कि अब मैंने तो छुट्टियों में कुछ किया ही नहीं। ठीक है, तो चले, ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है आपके पास, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आपको फाइंड करना है बेटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी cos of theta. So cos of theta comes out to be a vector dot of b vector magnitude of a into magnitude of b. अब a वेक्टर और b वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आएगा बोलो, 2 इंटू 4 प्लस ऑफ i डॉट i आएगा, j डॉट j में आपके पास आ जाएगा 3 इंटू 3 और k डॉट k में आ जाएगा 4 इंटू 2। नीचे जब आप मैग्नीट्यूड लोगे बेटा, a का मैग्नीट्यूड कितना आएगा आपके पास, 4 प्लस 9, 4 प्लस 9 प्लस 16, और इधर आ जाएगा b का मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। इसको कर लेना सॉल्व, फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो cos थीटा विल कम आउट टू बी 25/29 and theta will come out to be cos inverse of 25/29. This will be the final answer. ठीक है, this will be the final answer. Is it clear? Is it CC to everybody? Let's move on to the next question. Next question में क्या बोल रहे हैं, जरा पढ़िए, जरा कष्ट कीजिए पढ़ने का। अब बुलेट इज फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक बुलेट को फायर किया गया है कितने एंगल पर, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, किसके साथ, विद द हॉरिजॉन्टल। हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे, एक बुलेट को फायर किया गया 30 डिग्री के एंगल पर और उसने हिट किया जाके ग्राउंड को एट सम डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर अवे, जहां से हमने इस बुलेट को छोड़ा है। वो बोले बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, बाय एडजस्टिंग इट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वन कैन होप टू हिट द टारगेट एट 5 किलोमीटर अवे, assuming the muzzle speed to be the same. बट हमने क्या बोला कि हम क्या एंगल को इस तरीके से एडजस्ट कर पाए कि हमारे पास जो 5 किलोमीटर अवे एक टारगेट है, क्या उसके ऊपर बुलेट जाकर हिट हो सकती है। अगर एडजस्टमेंट के बाद भी हम स्पीड को क्या रख रहे हैं, सेम ही रख रहे हैं, और एयर रेजिस्टेंस को क्या ले रहे हैं, नेग्लिजिबल ले रहे हैं। बताइए व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस। प्रॉब्लम समझ में आ गई सबको कि अगर हमने किसी बुलेट को हिट किया जो कि 30 डिग्री के एंगल पे थी विद हॉरिजॉन्टल, तो बेटा बुलेट जाकर गिरी है 3 किलोमीटर अवे। ठीक है, फिर हमने कुछ एंगल को इस तरीके से एडजस्ट किया कि आपके पास टारगेट जो 5 किलोमीटर अवे है उसके ऊपर बुलेट जाकर हिट करे, बट हमने जो मजल स्पीड है उसको सेम ही रखा जो इनिशियल केस में रखा था, जो इनिशियल केस में रखा था। क्या करेंगे इसमें, कैसे आएगा आंसर, चलिए आंसर बताती हूं मैं। द आंसर विल बी बी ऑप्शन, नॉट पॉसिबल टू हिट द टारगेट एट 5 किलोमीटर। बट कैसे, हमने कैसे फाइंड किया इसको, चलिए लेट्स सी। चलिए लेट्स सी बेटा, ये डायग्राम है आपके सामने। जब हम बात कर रहे हैं कि बॉडी कवर कर रही है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट, तो बेटा हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या आता है हमारे पास, बोलो। टॉर्च फॉर्मूला क्या कहता है, टॉर्च फॉर्मूला क्या कहता है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी, जर्नी ऑफ 2 है यार। मैं बार बार ये टॉर्च टॉर्च क्यों लिख रही हूँ ना, अगर आपने ये ट्रिक नहीं देखा है तो आप जाके इसको नीट अड्डा 24/7 चैनल पे जरूर से देखेंगे। ठीक है, यू कैन फॉलो अर्शप्रीत फिजिक्स मैम, अर्शप्रीत फिजिक्स ऑल्सो ऑन द टेलीग्राम। अगर आपको कुछ अपडेट्स मिलनी है सेशंस के बारे में, कुछ मुझको शेयर करना है तो मैं वहां पे करती हूँ। ठीक है, ओके। आप मेरे नाम से अगर YouTube पे बेटा चैप्टर लिखकर वीडियो सर्च करेंगे आपको तो भी मिल जाएगा। ओके, रेंज आपके पास ये है। अब वो बोल रहे हैं कि फॉर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज बेटा साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, यानी कि ये चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि रेंज की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, u स्क्वायर बाई जी आ जाएगी। ठीक है, अब रेंज क्या था, 3 किलोमीटर था, जब थीटा की वैल्यू क्या थी, 30 डिग्री। ठीक है, रेंज आई क्या थी, जब हिट किया था उसने, जब हमने 30 डिग्री के एंगल पर उसको भेजा था तो उसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया था। ओके, तो यहां से बेटा u स्क्वायर डिवाइडेड बाय g इज इक्वल्स टू रेंज डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा कर सकते हैं।
यहां से हमारे पास यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी की जो वैल्यू आई वो किसके इक्वल आई, 3.464 मीटर के बराबर आई। यानी कि मैक्सिमम रेंज कितना आ रहा है हमारे पास, 3.46, यानी कि 3.46 सेंटीमीटर इज द मैक्सिमम रेंज। अब ध्यान से सोच के देखो, अगर मैं बोल रही हूं कि अभी भी इनिशियल वेलोसिटी जिससे हम फेंक रहे हैं, मजल वेलोसिटी सेम है, मजल की स्पीड सेम है, तो u भी कांस्टेंट, g भी कांस्टेंट, बेटा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कवर कर सकता है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज 3.46 से ऊपर हो ही नहीं सकती, 3.46 से ऊपर हो ही नहीं सकती। तो जो टारगेट आपके पास 5 किलोमीटर अवे है, आप उसको कैसे हिट कर लोगे, इट इज नॉट पॉसिबल। मीटर्स में अगर मैं बात करूं बेटा, 3.464 मीटर से ज्यादा रेंज है ही नहीं अगर आप सेम स्पीड से उसी बॉल को थ्रो कर लो किसी मर्जी एंगल पर। बट आपके पास यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू सेम ही रह रही है, वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी आ सकती है, 3.46 सेंटीमीटर के बराबर ही आ सकती है। तो 5 किलोमीटर अवे जो टारगेट पड़ा है उसको कैसे हिट कर लोगे, ठीक है, इट वोंट बी पॉसिबल टू हिट दैट टारगेट। आपको क्या करना था, इसमें आपको मैक्सिमम रेंज फाइंड करना था। मैक्सिमम रेंज यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी रहता है, वो थीटा इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है, मैक्सिमम रेंज के केस में थीटा तो मैक्सिमम ही हो जाता है ना, तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज क्या आती है, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। अगर स्पीड सेम है तो बेटा 5 किलोमीटर पर जो टारगेट है उसको हिट नहीं कर पाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहे हैं, A stone is projected from the ground with a velocity of 50 meters per second at an angle of 30 degree. It crosses the wall after 3 seconds. How far beyond the wall the stone will strike the ground? सोचिए 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 जल्दी से। एक स्टोन है जो कि प्रोजेक्ट किया गया है फ्रॉम ग्राउंड से विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर्स पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एक स्टोन को प्रोजेक्ट किया गया ग्राउंड से 30 डिग्री के एंगल पर और कितनी स्पीड, 50 मीटर्स पर सेकेंड। उसको क्रॉस करना है एक वॉल को आफ्टर 3 सेकेंड्स, आफ्टर 3 सेकेंड्स एक वॉल को उसको क्रॉस करना है। हाउ फार बियॉन्ड द वॉल द स्टोन विल स्ट्राइक द ग्राउंड, वॉल को क्रॉस करने के बाद वो कितना और आगे तक चल सकता है ग्राउंड पे गिरने से पहले। दिस इज द वर्ड, दिस इज द हिंदी वर्जन, दिस इज द काजू कतली वर्जन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्सोफीलिया। आई होप यू आर फीलिंग द फिजिक्स इन दिस सीरीज। चलिए सोच के बताइए व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस, ट्राई टू फाइंड इट, ट्राई टू कैलकुलेट इट। बोलो बोलो बोलो। द राइट आंसर इज सी ऑप्शन। कैसे आया सी ऑप्शन, देखिए बेटा जो टोटल टाइम ऑफ लाइट होगा जब हमने स्टोन को फेंका और वो दोबारा से उसी ग्राउंड लेवल पर वापस आ गया, यानी कि टोटल टाइम जब वो फर्स्ट लेवल जहां से हमने फेंका है मैक्सिमम हाइट तक गया, मैक्सिमम हाइट से सेम उसी लेवल पे वापस आया, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा बाई जी होता है, राइट, 2u sin थीटा बाई जी होता है। u की वैल्यू कितनी गिवन है, 50, साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू को यहां पे हमने क्या कंसिडर किया है, 30 डिग्री, साइन ऑफ थीटा, थीटा इज 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 इज 1/2, सो 1/2। जी की वैल्यू को रखा 10 यानी कि 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड क्या है, 5 सेकेंड है टोटल टाइम ऑफ लाइट, ठीक है, 5 सेकेंड है टोटल टाइम ऑफ लाइट जिसमें से उसको 3 सेकेंड लगे वॉल क्रॉस करने में, ठीक है, वॉल जिसको क्रॉस करना है आफ्टर 3 सेकेंड्स। टाइम टू क्रॉस द वॉल क्या है, 3 सेकेंड्स, तो टाइम इन द एयर आफ्टर क्रॉसिंग द वॉल, बेटा देखिए टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, 5 सेकेंड लग रहे हैं, 3 सेकेंड तो सिर्फ उसको वॉल क्रॉस करने में लग रहे हैं, और वो कितनी देर हवा में रहेगा, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड और हवा में झूमेगा वो जमीन पे गिरने से पहले। तो बेटा यहां पर आपके पास टाइम क्या आ गया, 2 सेकेंड्स। डिस्टेंस ट्रेवल बियॉन्ड द वॉल कैसे फाइंड करोगे, अब कौन सा कंपोनेंट है जो कांस्टेंट रहता है, बोलिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए कौन सा कंपोनेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज u cos थीटा। याद आया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, u cos थीटा मैम ने कितनी बार बताया था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन सेम, वर्टिकल कंपोनेंट के ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करता है। तो बेटा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बियॉन्ड द वॉल कैसे फाइंड कर सकते हैं, कौन सा कंपोनेंट u cos थीटा इनटू व्हाट, इनटू टाइम, टाइम क्या है 2, u cos थीटा में बेटा u क्या है 50, cos ऑफ 30 डिग्री, cos ऑफ 30 डिग्री इज √3/2, सॉल्व करोगे तो 86.6 विल बी योर आंसर।
This will be your answer. Is it CC? Is it crystal clear? Is it crystal clear, my Kaju Katli family? Kaju Katli, hashtag physics core army. Is it crystal clear? मजा आया क्वेश्चन करके? फील आ गया एकदम बढ़िया वाला? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. इसका तो आंसर भी दे रखा है यार. अरे 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 मैम एनिमेशन ही लगाना भूल गई. कोई बात नहीं. The coordinates of the moving particle of the time t are given by x and y as this. The instantaneous speed of the particle is. बेटा x में और y में coordinates given है. आपको स्पीड निकालना है. स्पीड के दोनों आपके पास क्या आएंगे कंपोनेंट्स? x वाला कंपोनेंट भी आएगा, y वाला कंपोनेंट भी आएगा. कैसे फाइंड करोगे? v की वैल्यू dx by dt करके, और vy की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? dy by dt करके. अब क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t. तो क्या आ जाएगा? 2 आ गई 2ct, राइट. इसमें क्या आ जाएगा बेटा? 2bt. सो 2ct 2bt आ गया. अब ये vx और vy का कंपोनेंट आया है. v इज इक्वल्स टू vx i कैप प्लस vy j कैप. ऐसे लिख सकते हैं हम वेलोसिटी वेक्टर को. तो बेटा ये 2ct जो है वो x का कंपोनेंट आया एंड 2bt जो है वो j का कंपोनेंट आया. ठीक है. सो बेटा यहाँ पे जब मेरे को इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2ct होल का स्क्वायर प्लस 2bt होल का स्क्वायर, राइट. सो अंडर रूट ऑफ, अब यहां से हम 2t को 2t का स्क्वायर कॉमन लिख सकते हैं बेटा. साथ में आ जाएगा c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब ये स्क्वायर बाहर निकाल लो, स्क्वायर और अंडर रूट कट गया तो 2t अंडर रूट में क्या आ जाएगा? c स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर, राइट. 2t अंडर रूट में c स्क्वायर प्लस ऑफ b स्क्वायर. क्लियर? ये वाला स्टेप क्लियर हो गया सबको? ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड किया. चलिए, so with this we are done with our today's class. So time for the homework questions now. 2 homework questions are given to you in this class. आपको क्या करना है? आपको इन दोनों होमवर्क क्वेश्चंस का जो आंसर रहेगा वो कमेंट सेक्शन में जरूर से टाइप करके बताना है. तभी मुझे पता चलेगा कि आप सच में सीरियसली पढ़ रहे हैं. ठीक है. अब ये जितने भी होमवर्क क्वेश्चंस मैं दे रही हूँ इस सीरीज में बेटा, जैसे ही हमारे 4 to 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो एक क्लास लगाई जाएगी जिसमें ये जो डेली बेसिस के होमवर्क क्वेश्चन है इसको कंपाइल करके हम एक क्लास रन करेंगे जिसका हम डीपीपी नाम देंगे. और उस डीपीपी में ये सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी. तो आप हर एक सीरीज के बाद जो आपको 2 से 3 होमवर्क क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं हर एक लेक्चर के बाद आप उसको सॉल्व कीजिए और जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि उनका सॉल्यूशन क्या है. तभी मुझे पता चलेगा कि कौन सीरियसली फिजिक्स कॉर मैम के साथ फिजिक्स ओफिलिया सीरीज में बड़े दिल से फिजिक्स के लिए एकदम प्यार जगाकर पढ़ रहा है. तो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है एंड दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर अगेन आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है. ठीक है. सो इसी के साथ बेटा अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे सक्षम बैच में जो कि अब और सक्षम बन गया है, इसमें हम ई बुक्स के आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं. सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं अब आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मैम वो इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि हमको एक पता तो होना कि फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है वो सही है या नहीं है. तो हमको रीचेक तो हमेशा करना ही पड़ता है. तो वो अब यहाँ एक लेवल और हम इसको लेकर जा चुके हैं. आपके लिए सॉल्यूशंस तैयार करवाए गए, पूरी टीम लगी हुई है. तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बेटा जो आपको ई बुक्स मिल रहे हैं उनके सॉल्यूशंस भी आपको साथ में मिलेंगे. लाइव क्लासेस तो मिल ही रही हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी. सो this much of experience you can enroll in this code. अभी दिवाली करके प्राइजेस और ज्यादा डाउन आ रहे हैं. तो बेटा आप जाकर सिंपली अड्डा 24/7 जब गूगल पे टाइप करेंगे तो वहां पे जाके आप क्लास 11th कैटेगरी के अंदर K12 कैटेगरी के अंदर क्लास 11th में अपना ये सक्षम बैच का साइंस कोर्स सिलेक्ट करेंगे. उसमें कोड यूज करेंगे Y549. दिस इज योर हैशटैग फिजिक्स कोर मैम, फिजिक्स कोर आर्मी कोड. तो आप इसको यूज कीजिए काजू कतली टीम में आने के लिए. सो Y549 कोड लगाइए और दिवाली मनाइए. आई मस्ट से कि ये जो प्राइस है बेटा इसमें जो आपको ई बुक्स का कंटेंट मिल रहा है, आप इंडिविजुअल ई बुक्स भी बाय कर सकते हैं. अगर आप कोर्स नहीं बाय करना चाहते हैं वो सब अवेलेबिलिटी है. कैसे करना है क्या करना है मैं एक बार बता देती हूँ. लेट मी टेल यू इफ इट्स अवेलेबल. व्हाट यू नीड टू डू इज ओके, यहाँ पे बेटा आपको सिंपली टाइप करना है अड्डा 24/7. अड्डा 24/7 क्लिक करेंगे. जब पहला लिंक जाएंगे तो ऑल कोर्सेज के अंडर जब आप स्कूल K12 कैटेगरी में जाएंगे तो बेटा क्लास 11th को जब आप सिलेक्ट करेंगे
तो दीज आर द मल्टीपल कोर्सेज एंड द मल्टीपल ऑफरिंग्स वी आर गिविंग टू यू, ठीक है। क्लास 11th ऑनलाइन लाइव क्लासेस, ये है आपके पास कॉमर्स का कोर्स, आर्ट्स का, दीज आर द क्लासेस एंड ये ई बुक्स है। अगर आप क्लासेस लाइव लेना नहीं चाहते, आप ई बुक्स लेना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर द ई बुक्स कंटेंट ऑल्सो। जस्ट जो भी आपको चाहिए आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, बेटा बाय नाउ पे आपको एक कोड फिल करना पड़ेगा अगर आपको एक्स्ट्रा ऑफ चाहिए, ठीक है। एंड फिजिक्स को और मैम को ज्वाइन करना है तो वाईफाई 49 अप्लाई करेंगे। वाईफाई 49 जैसे ही अप्लाई करेंगे आपको कॉस्ट और कम पड़ जाएगी, ठीक है। दिवाली के डेज में ये कॉस्ट और कम हो सकती है, इससे भी कम हो सकती है। मैं ये क्लास आपके लिए पहले थोड़ा बनाकर जा रही हूँ, तो मे बी आपको जो ऑफरिंग है वो इससे भी कम मिलेगी, तो प्लीज जाकर चेक कीजिएगा। बट कोड आपके लिए ही एप्लीकेबल रहेगा वाईफाई 49, जिससे आपको मैक्सिमम रिबेट मिलेगा, ठीक है। सो अदर देन दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपको पसंद आ रही है फिजिक्स ओ फील या सीरीज, तो आप लाइक एंड शेयर तो खुद ही कर देंगे। कमेंट करके जरूर से बताइएगा सेशन कैसा लगा, मजा आया, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर अ न्यू यूजर। एंड टिल देन बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर। मुस्कुराते रहें, खुश रहें, एंजॉय करते रहें, पर पढ़ना ना भूलें। बाय बाय।